नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को शुरू किया है और उसी क्रम में आज बढ़ते हुए हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आशा करता हूँ कि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएँ होंगी जहाँ पर आपका हिंदी सिलेबस में है, तो ये उसके लिए आपके बहुत ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आप इनको अटेम्प्ट करिए, अपना मूल्यांकन करिए और हमें बताइए कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं 20 क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में दोस्तों किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहले प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? विकल्प है दोस्तों आपके सामने, अकथ, अनुज, अभेद या अचूक। तो इसमें आप आंसर करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। इसमें जो अनुज लिखा गया है, इसमें अ उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए को, तो ये बना है दोस्तों अ प्लस कथ से। कथ का अर्थ हो गया कथन। और यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन सी में अभेद, अभेद ही बना है दोस्तों अ उपसर्ग से। और ये बना हुआ है दोस्तों अ प्लस भेद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, अचूक, तो ये भी दोस्तों बना हुआ है अ प्लस चूक से। अगर हम बात करते हैं अनुज की, अगर अनुज में से आप अ प्रत्यय को हटा देते हैं या आ को हटा देंगे, तो ये जो है नुज बन जाएगा, उसका कोई अर्थ होता नहीं है। यहाँ पे मैंने आ प्रत्यय बोला है, लेकिन ये आ प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि इसमें ये उपसर्ग भी नहीं है। और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगता है। यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर इसको आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बी हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, आलपीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? विकल्प आपके सामने दोस्तों, ए में अरबी हो गया, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। आप इसका कमेंट करते रहिए। इसके अलावा मैं अन्य आपको बताता रहता हूँ कुछ आलपीन के अलावा जो उस भाषा के शब्द आते हैं। जो आलपीन हो गया एक, दो तो यही हो गए दोस्तों। इसके अलावा जो अन्य इसके साथ आते हैं दोस्तों, पपीता और संतरा, ये भी इसी भाषा के शब्द हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपने इसका सही आंसर किया होगा। जिसने भी डी किया है, समझो उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है। बाकी अगर मैं बता दूं आपको ए में, तो ए में जो इंपॉर्टेंट आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, वही हैं दोस्तों। जैसे हो गया मौसम, औरत, इसके अलावा किताब, और एक और आता है जो बार बार पूछा जाता है, यह है जुलूस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की में जो पूछा जाता है वो है उर्दू। इसके अलावा कैंची, और एक आता है कुर्ता। बाकी ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा फारसी की अगर हम बात करते हैं, तो फारसी में अगर बात करें हम, तो आतिशबाजी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फारसी में आता है दोस्तों कुश्ती, और एक अन्य है दोस्तों शादी। तो ये कुछ शब्द हैं, ये विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। इनको आप नोट करिएगा और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। आप किसी भी स्टेट से हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी है, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको अटेम्प्ट करते रहिए और अपना स्व मूल्यांकन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। यहाँ पे नोट करना है आपको दोस्तों कि नहीं कौन सा है। आप इसका आंसर करते रहिए, तब तक मैं आपको इसका थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ। जो ये रचना लिखा हुआ है, इसके अलावा रचना प्लस बनावट, इन दोनों को आप साथ में लिखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। अगर रचना नहीं आएगा तो पूछ देगा बनावट के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने हैं। तो ये दोनों होते हैं दोस्तों, या दोनों का एक ही अर्थ है। रचना के आधार पर जो, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के।
पहले में है दोस्तों रूढ़, दूसरा आता है दोस्तों यौगिक, इसके अलावा अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है दोस्तों योग रूढ़। अब ये तीनों क्या हैं, इनको एक एक से समझते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते। सार्थक का मतलब ये हो गया, अगर कोई शब्द है, अगर उसको आप तोड़ते हैं तो उन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये भी बोल सकते हैं आप कि वो शब्द जो किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बने हुए हैं वो रूढ़ शब्द हो जाते हैं। इसको अन्य नाम इसका है दोस्तों, इसको मौलिक भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी का नाम अन्य है अयौगिक। इसका अगर मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे एक शब्द आता है, पहले मैं आपको इसका आंसर कर देता हूं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द नहीं है वो है दोस्तों विद्यालय। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया, ये रूढ़ शब्द नहीं है। अब मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूं। जैसे इसमें ऑप्शन में 3 में दिया हुआ है चावल। अब अगर इसको आप तोड़ोगे, किसी तरफ से तोड़ लीजिए आप इसको, चा प्लस वल कर दीजिए या फिर चाओ प्लस ला कर दीजिए। इसको आप कितना भी तोड़िए, इन दोनों का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। चा का कोई अर्थ नहीं है, वोल का कोई अर्थ नहीं है, चाओ आप करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ला का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये हो जाता है दोस्तों रूढ़ शब्द। ये किसी अन्य शब्द से नहीं बना हुआ है और इसका सार्थक खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वहीं बात करते हैं हम दिन की, तो दिन भी है दोस्तों रूढ़ शब्द। दिन को अगर आप तोड़ोगे तो दी प्लस ना, कोई अर्थ नहीं निकलेगा दोनों का। वहीं अगर हम आँख की बात करते हैं तो उसकी भी वही स्थिति है, इसको तोड़ेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं विद्यालय की, तो ये जो यौगिक शब्द होता है, यौगिक का अर्थ ही होता है दोस्तों मेल से बना हुआ, जो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है और उसका अपना सार्थक अर्थ भी है, तो वो हो जाते हैं दोस्तों यौगिक शब्द। अगर हम यहीं पे इसके उदाहरण लेते हैं विद्यालय का, तो जो विद्यालय बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है दो से, दो शब्दों से बना हुआ है ये, और ये है दोस्तों विद्या प्लस आलय। अब इन दोनों को आप देखेंगे तो विद्या का अर्थ तो विद्या ही होता है, शिक्षा, और आलय का मतलब होता है घर, अर्थात दो जो पूरा शब्द है उसका अर्थ हो जाता है विद्यालय का घर, यानी कि विद्या का घर। तो ये यौगिक शब्द हो जाता है दोस्तों, जो दो शब्दों से मिलकर बना है और उनका अपना सार्थक अर्थ भी है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यौगिक शब्द की, तो यौगिक शब्द इन दोनों से आगे की एक सीढ़ी होती है, वो यौगिक शब्द, वो यौगिक शब्द होगा, लेकिन उसका जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ में कम ही यूज होगा, उसका एक विशेष अर्थ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं योग रूढ़। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे एक शब्द आता है पीताम्बर। तो अगर हम पीताम्बर का एक सामान्य अर्थ लेते हैं तो ये बना हुआ है दोस्तों पीत प्लस अंबर से। तो इसका सामान्य अर्थ जो बना, इसको तोड़ने के बाद जो अर्थ निकला इसका, वो हो जाता है पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है दोस्तों कपड़ा, यानी कि पीला कपड़ा या पीला वस्त्र। लेकिन ये इसमें कम ही यूज होता है, और ये जो शब्द है पीताम्बर, ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, और ये होता है कृष्ण के लिए प्रयोग। विशेष अर्थ में इसका जो प्रयोग होता है वो पीताम्बर के लिए होता है। अगर मैं इसका एक अलग दूसरा उदाहरण दूं, तो एक शब्द जो बार बार पूछा जाता है, जैसे ये है जलज। अगर हम इसका एक सामान्य अर्थ की बात करें तो जलज का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है जल से जन्मा हुआ, लेकिन ये विशेष रूप में रूढ़ हो जाता है, और इसका विशेष अर्थ जो निकलता है दोस्तों, ये यूज होता है कमल के लिए, है ना। तो ये तीन थे, रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द है वो 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो रूढ़ है इसको आप मौलिक भी बोल सकते हैं, और अयौगिक भी इसी को कहा जाता है। तो इन तीनों को भी आप नोट करिएगा। ये तीनों को मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। विकल्प आपके सामने है दोस्तों, ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या फिर ऋषि आइन। तो आप इसका कमेंट करते रहिए, आपने इसका आंसर कर दिया होगा दोस्तों, और इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऋषिका। सिंपल सा है, इसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा और ये आपको याद हो जाएगा। ये पूछा जाता है, जैसे साधु का आता है साध्वी हो जाता है, इसी प्रकार ये पूछा जाता है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या शब्द है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऋषिका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने
वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पांचों क्वेश्चन आपके सामने है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसका क्या विशेष्य हो गया? ए में है वह श्रेष्ठ उपासक या डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करते रहिए, तब तक मैं आपको तीन चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आप अपना कमेंट करते रहिएगा। तीन चीज़ें आती हैं दोस्तों, विशेषण, इसके अलावा आता है दोस्तों प्रविशेषण, इसके अलावा आता है दोस्तों विशेष्य। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको मैं एक वाक्य से आपको समझाता हूं। राम की काली कमीज, एक सेकंड दोस्तों, राम की काली, एक सेकंड सॉरी इसमें गड़बड़ हो रहा है थोड़ा। ये दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो इसका सही उदाहरण होगा मैं आपको बताता हूँ। तीनों चीज़ को समझने का ज़रूरत है यहाँ पे एक साथ में। एक तो होता है दोस्तों विशेषण, इसके अलावा आता है दोस्तों प्रविशेषण, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विशेष्य की। तो इसको एक ही वाक्य से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे वाक्य होगा, राम ने गहरी नीली कमीज पहनी है। आप तब तक इसका आंसर करते रहिए और इसको भी समझते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे जो विशेषण है, जो किसी भी शब्द की विशेषता बताता है या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो हो जाता है विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो हो जाएगा प्रविशेषण। और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है दोस्तों विशेष्य। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि गहरी, नीली और कमीज, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, यहाँ पे कमीज की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों कि वो कैसी है, नीली है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको कहा जाता है विशेष्य। तो जो कमीज है यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा विशेष्य। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, ये नीली है, ठीक है। तो जो विशेषता है वो नीली है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो गहरी नीली है, हल्की नीली नहीं है, गहरी नीली है। तो यहाँ पे दूसरा जो आ जाएगा इसका दोस्तों प्रविशेषण। ये तीनों के तीनों आपको साथ में ही नोट करने हैं। प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो विशेषता बता रहा है, और जो प्रविशेषण हो गया, विशेषण की भी विशेषता क्या है, वो प्रविशेषण हो गया। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उपासक। यहाँ पे उपासक की जो विशेषता बताई जा रही है वो है यहाँ पे श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ हो गया यहाँ पे विशेषण। इस प्रकार इसका आंसर सी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर किया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 विकल्प आपके सामने है दोस्तों, इनको आप देखिए और मैं तब तक आपको थोड़ा सा जो संधि है उसका यहाँ पे नियम बता देता हूँ कि इसमें संधि कौन सी हुई है। इसमें हुई है दोस्तों यण संधि से ये बना है, आप इसको करते रहिए तब तक। यण संधि का नियम देखते हैं यहाँ पे। यण संधि का नियम करता है कि यदि ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, तो ये हो जाएगा दोस्तों या। अगर बात करें हम ऊ या बड़ी ऊ के बाद भिन्न स्वर आए,
तो ये हो जाएगा दोस्तों व, या फिर री के बाद भिन्न स्वर आए तो ये दोस्तों हो जाता है र। ठीक है, ये नियम इसका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, आपने इसका कर दिया होगा, ये है अति प्लस अधिक। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा अति प्लस अधिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये ती है, ती में लगी हुई है ई की मात्रा, ई का स्वर है यहाँ पे दोस्तों, और इसकी संधि हुई है दोस्तों आ के साथ में। नियम क्या कहता है कि अगर ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो हो जाएगा या, और यहाँ पे ई के साथ में कोई भी भिन्न यहाँ पे आया है, ये हो जाएगा दोस्तों या, यहाँ पे हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अत्यधिक, ये बना हुआ है यहाँ पे या। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका जो दूसरा नियम कह रहा है कि ऊ, और अगर ऊ या बड़ी ऊ के साथ में भिन्न स्वर आता है तो वाह हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण है सु प्लस अच्छ। इसका अगर हम बात करें तो सु के ऊपर लगी हुई है दोस्तों ऊ की मात्रा, ऊ प्लस आ बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऊ है और ये भिन्न स्वर है, इसके अलावा है अन्य स्वर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वाह, और ये बन जाएगा दोस्तों स्वच्छ। ठीक है, इस प्रकार ये संधि का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको पूरे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ये री वाले को भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो री वाले का है दोस्तों, यहाँ पे इसका उदाहरण अगर हम लेते हैं तो एक उदाहरण आता है इसका पितृ नुमति। ये संधि हुई है दोस्तों अनुमति से, सॉरी, यहाँ पे जो संधि हुई है ये हुई है पितृ, इसके साथ लगाया दोस्तों रा, और जो भिन्न स्वर आया दोस्तों यहाँ पे अनुमति का, इसका अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो रहा है पितृ प्लस अनुमति। इन दोनों के बीच में संधि हुई है, और यहाँ पे जो नियम है री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये रा हो जाता है। और आपको पता है कि जो त्र है वो एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, त्र जो बनता है दोस्तों वो बनता है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो संधि हुई है हमने बताया था नियम क्या है कि री के साथ अगर भिन्न स्वर आता है तो ये बन जाएगा छोटा रा, लेकिन यहाँ पे क्या है छोटे रा के साथ में अगर ये आ जुड़ जाएगा तो ये दोस्तों बन जाएगा बड़ा रा, और ये नियम बन जाएगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन का। और संयुक्त व्यंजन त्रा जो लिखा जाता है वो इसी प्रकार लिखा जाता है। ये है दोस्तों संयुक्त व्यंजन का नियम, त प्लस रा बराबर हो जाता है दोस्तों त्रा। तो इस प्रकार जो बन जाता है पितृ अनुमति, इसका आंसर हो जाता है। ये सारे के सारे ऋण संधि के नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संधि है। अगर इसको एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके आप देख लेना, और जितना ऐसा समझ में आता है तो उसके बाद एक बार किताब में जाके पढ़ लेना, तो आपका पूरा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है दोस्तों जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द, विकल्प है आशातीत, अप्रत्याशित, आशाजनक या फिर प्रत्याशित। अगर मैं बात करूं तो इसका आप आंसर करते रहिए, और इसका सही आंसर है दोस्तों जिसकी आशा न की गई हो वो हो जाता है दोस्तों अप्रत्याशित। ठीक है, अगर मैं बात करूं आशा की तो आशा से परे, अगर आपने बहुत सारे लाइक और शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया तो मेरे लिए वो आशा से परे की बात हो जाएगी, तो वहाँ पे मैं प्रयोग करूँगा आशातीत, है ना। तो इसका भी आप याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है आशातीत यानी कि आशा से परे, जो आशा के साथ में नहीं है, आशा से बिल्कुल परे की बात हो रही है वो आशातीत। और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो हो जाएगा अप्रत्याशित। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करते हुए चले आगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ गया है दोस्तों, और 8वें क्वेश्चन में पूछ रहा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। ए में विसृष्टि, समष्टि, निसृष्टि या फिर प्रलय। उम्मीद है दोस्तों आपने इसका कर लिया होगा, और इसका 1-2 में तब तक आप इसका आंसर करते रहिए, मैं 1-2 और बता देता हूँ आपको। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है दोस्तों विलोम में पूछा जाएगा, एक आता है स्थूल,
इसका जंगम आता है। इसके अलावा बात करें तो दीर्घकाय, दीर्घकाय का कृशकाय इसका हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो आते हैं इसमें इसके अलावा आता है बाकी नॉर्मल जैसे दिन रात, लघु, दीर्घ, लघिमा, गरिमा, ये सब कुछ इसमें है। अभी मुझे याद नहीं आ रहे बाकी आप इनको देखिए तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों रचना, किसी चीज़ की सृष्टि होना, और प्रलय का मतलब हो जाता है विध्वंस। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि का विध्वंस। उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी सही आंसर किया होगा। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बाकी विलोम शब्द 2-2, 4-4, 5-5 रोज याद करते रहिए। जैसे विलोम शब्द हो गया या पर्यायवाची हो गया, ये एक वाक्यांश के एक शब्द, और ये सब रटने से ही होगा। कुछ कुछ के अर्थ हैं जिनको हम लगा सकते हैं, जैसे दिन है उसका रात होगा, लेकिन कुछ कुछ जैसे शब्द जैसे ये हो गया दीर्घकाय, कृशकाय का हम सोचते नहीं है, लेकिन इसको रटना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है प्रस्तर, पश्चिम, उपल या पाहन। आप इसका आंसर करते रहिए, तब तक मैं 2-4 आपको पर्यायवाची यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अग्नि का ही हो गया, अग्नि का आता है दोस्तों अनल। इसके अलावा आता है इसका दोस्तों जातदेव। इसके अलावा आता है कृषाणु। ये कुछ अग्नि के हैं। इसके अलावा आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका सही आंसर है दोस्तों जो पत्थर का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है बी, पसम। इनका पर्यायवाची नहीं है पत्थर का, बल्कि प्रस्तर भी है, उपल है, पाहन है। इसके अलावा इसमें प्लस एक और हो जाता है दोस्तों पाषाण। पाषाण भी दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप ध्यान से करिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होगा? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, सुलभ होना, दुर्लभ होना, सुंदर होना, बहुत लाल होना। तो इसका आप आंसर करते रहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तो नहीं होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना मतलब कभी कभार दिखाई देना। और अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका कलर शायद सफ़ेद होता है, लाल तो नहीं होता। शायद पहाड़ों में इसको ग्विराल इसका नाम है, अब मैं क्लियर नहीं हूं, पर शायद इसको बोला जाता है ग्विराल, वो भी सफ़ेद कलर का होता है। और जो मैंने सुना है इसके बारे में, ये भी कभी कभार दिखाया जाता है, तो शायद ये वही वाला फूल होगा। और इसका ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि दुर्लभ होना, गूलर का फूल मतलब कभी कभार दिखाई देना। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के याद रखिए। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन बनता है, तो उसी से ये क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। और ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों, ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? ए में है सस्वर या स्वसुर। ये एक वर्तनी का भी शब्द है, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में इसका आंसर मत करिए, ध्यान से पढ़िए। और जब आपका सही हो जाएगा तो इसको आप नोट रखें अपने पास। पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ये वर्तनी का भी शब्द है और तत्सम तद्भव का भी शब्द है, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जो ससुर है उसका तत्सम शब्द हो जाएगा सलजम वाले सा के साथ में ससुर, ठीक है। इसको आप याद करते हुए चलिए, और ये वर्तनी का शब्द हो जाता है। और दो इसके साथ वर्तनी की अगर मैं बात करूँ तो एक जो ये आता है प्रज्वलित, इसको भी आप देख लीजिए, ऐसे लिखा जाता है प्रज्वलित को, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ गया है। इसमें आपने इन जो शब्द युग्म यहाँ पे दिया गया है, इसका सही अर्थ आपने बताना है। तो इसका सही अर्थ बताइए आप। अभय और उभय जो शब्द युग्म है, इसका इनमें से क्या अर्थ होगा? अभय उभय हवा या अग्नि है, निर्भय या दोनों है, पढ़ना पढ़ाना है, या दोनों या निर्भय है। तो इसका ध्यान से आप आंसर करिए, और इसको भी नोट कर लेना अपने पास में। इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, निर्भय और दोनों। जो अभय है इसका मतलब होता है दोस्तों निर्भय। निर्भय। अगर हम बात करते हैं उभय की, तो उभय का अर्थ हो जाता है दोनों।
इन दोनों का अर्थ है। कहीं पे उभय लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब दोनों हुआ, और कहीं पे अगर आपका कोई दोस्त अभय नाम का है तो उसके जो नाम का अर्थ है वो निर्भय है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है। पूछा जा रहा है दोस्तों, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में अलंकार कौन सा है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, और अनुप्रास, रूपक, श्लेष या फिर अलंकार। मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो ये 3 बेर खाती थी और ये 3 बेर खाती है, यहाँ पे जो इसका अर्थ हो रहा है, इसका मतलब होता है ये संख्या है इसकी। जो 3 बेर हैं ये बेर की संख्या है। यह है बेर की संख्या, कि बेर की संख्या है दोस्तों 3। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 बार, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार। तो यहाँ पे जो बेर का अर्थ हो जाता है दोस्तों, ये है बार। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और जिसने भी इसका आंसर डी किया है उसका अलंकार सही, उसकी पकड़ है अलंकारों में, वो सही कर रहा है, उसकी तैयारी सही चल रही है। इसका जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार का मतलब होता है जब किसी भी वाक्य में 2 शब्द आते हैं एक ही तरह के, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी आता है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा। अब क्या है, जब वर्षा का टाइम जैसा भी चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि चारों तरफ काले बादल लगे होते हैं, है ना। तो उनको एक टाइम पे घमंड हो जाता है कि हमारे ही पूरे वायुमंडल में वहां से हम फैले हुए हैं चारों तरफ। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, वैसे ही ये जो लाइन है ये शरद ऋतु के आगमन पर उसके सौंदर्य की ही वर्णन किया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ होने लगा, शरद ऋतु का आगमन होने लगा है, जो काली घटा है ये अब जाने लग गई है, उसका घमंड जो है वो घटने लगा है। तो यहाँ पे जो 2 शब्द यहाँ पे घटा है, एक का अर्थ है दोस्तों बादल, और जो दूसरा है दोस्तों घटना या कम होना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, उस वैसे ही काली घटा का जो है वो घमंड घटने लग गया है। तो अर्थात यहाँ पे क्या है, 2 शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। इस प्रकार यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है दोस्तों कि जो कामायनी एक पुनर्विचार है यह किसकी रचना है? बहुत लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा दोस्तों, एक ही बार में देखिए कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप सबको ही पता है। तो इसका ए में जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप करते रहिए, मैं तब तक जयशंकर प्रसाद की बात करता हूँ। लोग हमारी कितनी भी जय जयकार करते रहते हैं, लेकिन हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ना हम लाइक करेंगे, ना हम सब्सक्राइब करेंगे, ना हमें शेयर करना है, और कमेंट तो क्या ही करना, फिर उससे तो नुकसान हो जाएगा। तो लेकिन जो जयशंकर प्रसाद है, लोगों ने उनकी जय जयकार करी, और उन्होंने इस बात को कतई भी इग्नोर नहीं किया, जैसे हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे कोई कितना बोले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद थे, उन्होंने उसको कतई इग्नोर नहीं किया, और उन्होंने कतई नाम से ही एक लिख दिया था उपन्यास। आपको ध्यान रखना है इसको, उन्होंने कतई नाम से ही इसका उपन्यास लिख दिया, और उसको इसका ध्यान रखा कि मैं कतई भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगा। उन्होंने का अर्थ बताया दोस्तों कंकाल, ता का अर्थ बताया उन्होंने दोस्तों तितली, और ई का मतलब उन्होंने बताया दोस्तों इरावती। और ये एक पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों वो जो इरावती है ये अधूरा रहा इनका। जिस प्रकार प्रेमचंद का पूछा जाता है कि प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, उसी प्रकार दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद है उनका जो इरावती जो उपन्यास लिखा था उन्होंने, वो अधूरा रह गया था। इसका सही आंसर आपने कर दिया होगा दोस्तों, और इसका सही आंसर है दोस्तों सी। ये जो कामायनी एक पुनर्विचार है ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है, और ये दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये है निबंध, इन्होंने निबंध लिखा था इसमें। आपको पता ही है जो कामायनी है ये रचना है जयशंकर प्रसाद की, और एक पुनर्विचार के नाम से निबंध लिखा मुक्तिबोध ने। बाकी कतई इग्नोर नहीं करना चीज़ों को, और जो चीज़ें बोली जाती है उसको करना है। और फॉर्मूला आपको पता ही है LCSS। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिल से आवाज़ आ रही है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ये जो 4 लाइन इनको याद रखना है, लाइक करना है,
कमेंट करना है कि आपका मूल्यांकन क्या हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को ताकि आपको जो टाइम पे है नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर आप शेयर कर पाएँ तो आपकी तरह औरों का भी भला हो जाएगा। और जब मज़ा तभी है जब बहुत सारे रेस में हो और उसमें आप जीतेंगे तो उसका मज़ा है। रेस में अकेले दौड़ेंगे तो कुछ मज़ा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कनक का अर्थ नहीं है। यहाँ पे का मिस है तो यहाँ पे लिख लीजिए आप। निम्न में से कौन सा कनक का अर्थ नहीं है। ए में पूछ रहा सोना, धतूरा, गेहूं या फिर धान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोच समझ के इसका आंसर लगाइए आप, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अर्थ नहीं है इसका वो धान नहीं है। बाकी कनक का अर्थ सोना होता है, धतूरा होता है और साथ में गेहूं भी होता है, लेकिन जो धान है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था इसमें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है दोस्तों। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ है। विकल्प बहुत ही प्यारे हैं और आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अपने। ए में है अप्रैल 31, जनवरी 34, अप्रैल 34 या फिर जनवरी 31। तो मैं इनका बता देता हूँ जन्म। इनका जन्म हुआ है दोस्तों अप्रैल 1931 में। इसकी डेट आप मुझे बता देना। वैसे 3 अप्रैल है, लेकिन आपको अगर करेक्ट मिल जाती है 3 अप्रैल ही होगी। वैसे अगर 3 अप्रैल हुई तो आप कमेंट कर देना कि 3 अप्रैल ही थी। ठीक है, इनका जन्म होता है दोस्तों अप्रैल 31 में। और ये होता है दोस्तों इनका जन्म भानुपुरा नगर, जो कि है मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, 21 में इनकी मृत्यु हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 15 नवंबर 2021 को। और मृत्यु होती है इनकी दोस्तों गुरुग्राम, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। यह आपको ध्यान रखना है। मृत्यु 15 नवंबर 2021। इनको व्यास सम्मान मिला है दोस्तों 2008 में। मनु भंडारी को व्यास सम्मान 2008। जो रचना है वो है दोस्तों एक कहानी इनकी आत्मकथा ही है दोस्तों ये, एक कहानी यह भी। तो इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है दोस्तों 2008 में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इनसे इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बताई। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा था। यहाँ पे नोट करना है, तुलसीदास और लोकनायक इनमें से किसने कहा था। विकल्प आपके सामने दोस्तों, अमृतलाल नागर, गिरियर्सन, रामविलास शर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों गिरियर्सन ने इनको लोकनायक कहा था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमृतलाल नागर की, तो अमृतलाल नागर ने इनको कहा था मानस का हंस। मानस का हंस। वहीं अगर हम बात करते हैं रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा ने इनको कहा था हिंदी का जातीय कवि। यह आप नोट करिएगा। ये 3 चीज़ें आती हैं कि तुलसीदास के लिए 3 जो शब्द है इनका प्रयोग किया गया है। ये किस किस ने किया, इसे में कन्फ्यूजन रहता है, तो इन तीनों को भी आप एक साथ लिख सकते हैं। लोकनायक गिरियर्सन, मानस का अमृतलाल नागर और हिंदी का जातीय कवि रामविलास शर्मा। कहे किसके लिए गए हैं, तो तुलसीदास जी के लिए कहे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है अब 18वां, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। इसका ध्यान से आप आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अपने आंसर। और राजस्थानी साहित्य से है, तमिल साहित्य से है, हिंदी साहित्य से है या फिर छत्तीसगढ़ी साहित्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है राजस्थानी साहित्य से। सिंपल सा ये फैक्ट का क्वेश्चन है। तो डिंगल भाषा जो है ये राजस्थानी साहित्य का एक भाग है और वहाँ पर ये प्रयोग होती है उसी साहित्य में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उसको नोट करके रखिएगा अपने पास में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने महत्वपूर्ण आ गया है।
और इसका आंसर तो सभी मुझे लगता है कर देंगे। तो साहित्य समाज का दर्पण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये एक महान विभूति ने बोला है इसको कि जो साहित्य है वो हमारे समाज का ही दर्पण है ना। तो अब विकल्प ए है आपके सामने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट या फिर महात्मा गांधी। उम्मीद करता हूँ इसका सभी आंसर सही करेंगे दोस्तों, और इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर दोस्तों डी नहीं है, इसका भी ए आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था, महात्मा गांधी ने नहीं बोला था। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट ने भी बोला था, इन्होंने बोला था जो साहित्य है, इन्होंने बोला था जो साहित्य है ये जन समूह के हृदय का विकास है। तो दोनों ही लाइन आप एक साथ लिख लीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है, ये बोला है बाल कृष्ण भट्ट ने, है ना। तो इसको आप एक साथ में लिख सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ चुके हैं अब, और उम्मीद करता हूँ आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई है, और साथ में आपने ये बताना है कि किसने की है। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ, और विकल्प आपके सामने हैं 1932, 34, 36 या फिर 30। तो इसका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका मैं सही बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये हुआ है 1936 में। और ये जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था 1936 में, ये हुआ था लखनऊ में, 1936 हो ही गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये की थी प्रेमचंद ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, प्रगतिशील लेखक संघ, इसको आपको नोट करना है, प्रेमचंद से जुड़ा हुआ है, 1936 में होती है, लखनऊ में होती है, और प्रेमचंद इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। तो आज के जो 20 प्रश्न हम ला रहे हैं डेली, उनमें से आज की श्रृंखला होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको मूल्यांकन करने में आसानी हो रही होगी और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वाकई लगता है कि ये प्रयास एक सराहनीय प्रयास है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप अपना सही से मूल्यांकन कर पा रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास मेरा रहेगा। और जो आपको सिलेबस है, जो हिंदी में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी स्कोर रहता है आपको कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन आज दे देता हूँ। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए आज, इसका आंसर आपको लाइव चैट चलती है उसमें नहीं बताना है, क्योंकि वो मैं देख नहीं पाता। आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं कल आपको उसका सही आंसर बता दूंगा। आपको बताना है कि जो कामता प्रसाद गुरु हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? ऑप्शन में देता हूं आपको, यहीं पे देता हूं। ए में आप लिखिए 32, बी में लिखते हैं आप 43, सी में लिखिए आप 52 और डी में है दोस्तों 48। आपको ये आंसर लाइव चैट में नहीं लिखना है, वो मैं नहीं देख पाता, आपको कमेंट करना है और कल मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर सराहनीय आपको लगता है प्रयास तो आप ये जरूर करिएगा। लाइक कमेंट आपको इसका आंसर करना ही है। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, और शेयर अगर आप कर पाते हैं तो शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कल आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।